बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल के लिए बहुत बड़ा भयानक दिन रहा है, बहुत बड़ा भयानक दिन रहा है। और जो यमन ने उनके अंसारुल्लाह यानी चीफ की जानिब से जो धमकी दी गई है, ये अब तक की सबसे खतरनाक धमकी है, जिसके बाद अमेरिका की फौजें हाई अलर्ट है। उन्होंने कहा है कि हम अब ऐसा हमला करने जा रहे हैं कि आज से पहले हमारे दुश्मनों ने कभी ख्वाबों ख्याल में भी नहीं सोचा होगा जो हम हमला करेंगे। ऐसा सरप्राइज देंगे कि सारे हिल जाएंगे। अब वो सरप्राइज कितना खतरनाक होने वाला है कि शायद इस दफा हम देखें कि इसराइल का एटमी प्रोग्राम भी खतरे में पड़ सकता है। क्या उसको भी उड़ाया जा सकता है, या अमेरिका को पूरी तरह तबाह करने का क्या प्लान है, ये सारी चीजें समझे। लेकिन जो हमला आज हुआ है इसराइल पर, वो सबसे खतरनाक हमला था। इसराइल के तकरीबन अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि कितने लोग मरे हैं एग्जैक्टली, लेकिन जो फिगर्स आ रही हैं वो तकरीबन 25 से 35 के दरमियान है। और ये भी हो सकता है कि फिगर इससे ज्यादा बढ़ जाए। ये तकरीबन आप समझ लें 35 से 30 इनके फौजी बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए थे। और इस बिल्डिंग में जहां छुपे हुए थे किसी को भी अंदाजा नहीं था। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इन्होंने वक्ती तौर पर वहां पनाह रखी हुई थी, तमाम चीजें थी, आते थे रहते थे, यानी समझ लीजिए वक्ती तौर पर अपना जो बसेरा बनाया था, जैसे आप कैंपों में बनाते हैं। अब हुआ यह है कि वो बिल्डिंग पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई है और ये सारे वहां पर जमा थे जब हमास को इंफॉर्मेशन मिली कि ये सारे यहां पर मौजूद है। अब ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि जिस बिल्डिंग में ये मौजूद थे उसको ऐसा नहीं है कि पहले हमास ने उसको पकड़ा हुआ था या क्या था, ये बात अभी तक इनको समझ नहीं आ पा रही। ये पहले तो आपको पता है कि एक बिल्डिंग जो गिरी थी वो इस तरह था कि उन्होंने उस बिल्डिंग के नीचे बारूदी डिवाइसेस लगा दी। ये सारे वहां पर आए, उन्होंने बटन दबाया और बिल्डिंग की सारी गिर गई। अब मामला डिफरेंट है। आप किसी एक बिल्डिंग में 15, 20, 25 दिन से रह रहे हो तो इसका यह मतलब है कि आप क्लियर है। वहां पर डिवाइस जिसे मारना होगा आपको वो मार देगा, अभी तो नहीं, वो वेट तो नहीं करेगा कि आप 20 दिन बाद मारे। ये सारे वहां पर थे, इनका सामान था, इनकी चीजें थी, इनके नक्शे, इनके सारे सैटेलाइट फोन से लेकर हर चीज। अचानक से वो बिल्डिंग कोलैप्स होती है और सारे के सारे इनके फौजी मारे जाते हैं। यानी इनके फौजी इस तरह मारे गए हैं कि उनकी बाकियात भी दफनाने के लिए इनके पास मौजूद नहीं है। यानी आप अंदाजा कर ले, पता ही नहीं है, इतनी बुरी तरह पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई है कि ये उनकी बाकियात नहीं निकाल सके। और इन्होंने जो ताबूतों के अंदर अपने फौजी, यानी जिनकी आखिरी जनाजे और आखिरी रसूमात जो होती हैं दफनाने के वक्त, वो इनके पास नहीं है प्रॉपरली कि हम किसी की बॉडी लेकर आए, किसी का जिस्म लाएं, किसी का हाथ लाएं, क्या लाएं, उनके लोगों को क्या दिखाएं। क्योंकि जिनके मरते हैं वो फिर आपको पता है कि जो आखिरी रसूमात अदा करते हुए रो रहे होते हैं, यानी फूट फूट कर वो रो रहे होते हैं कि यार ये हमारे साथ क्या हुआ। और उन्होंने कम से कम आखिरी दफा चेहरा देखना होता है। लेकिन जब चेहरा सलामत होगा तो आप देखेंगे। असल में इनके साथ सही मायने में अगर आप कह सकते हैं तो वो मकाफात अमल हुआ है जो अब तक ये करते आ रहे थे। देखिए अभी तक तो लड़ाई ऐसी थी कि गलियों में इनको मारा जा रहा था, सड़कों पर मारा जा रहा था, इनका भुरकस निकाला जा रहा था, इनके साथ सारे मामला थे, वो आप सबने देखा। लेकिन अब जो मामला हुआ है वो ये मामला है कि जिस तरह इन्होंने वहां पर 30-35 हजार से ज्यादा लोगों को, बेचारों को मार दिया, मासूमों को, और वो इसी तरह था, बिल्डिंग्स तबाह कर दी, फलाना कर दिया। अब इनके ऊपर वो मकाफात अमल पूरा हो रहा है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग इनके ऊपर आकर गिर रही है। और असल में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये बिल्डिंग्स जहां पर जाते हैं, कब्जा करते हैं, वो बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। और ये अब नहीं, कई वाकयात हुए हैं पहले तो, यानी उन्होंने, अब ये बात इसराइल को समझ नहीं आ पा रही कि ये कैसे मुमकिन है। देखिए एक बात समझिएगा, जहां पर ये फौजी होते हैं वहां पर कंटिन्यूसली ड्रोन की मॉनिटरिंग हो रही है, दाएं बाएं ऊपर नीचे सारा कुछ मॉनिटर किया जा रहा है, वहां पर तमाम चीजें हैं। ये तो एक चीज चल रही है। लेकिन दूसरी जगह जो चीज चल रही है वो ये है कि आप एक जगह पर हैं, वहां पर वो ध्यान रखें कोई बंदा ना आ रहा है ना जा रहा है। तो फिर सवाल यहां पर ये पैदा होता है, ना कोई बंदा आ रहा है ना कोई बंदा जा रहा है, तो किसने बिल्डिंग के अंदर कोई डिवाइस लगाई है कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स करी। और देखिए पूरी बिल्डिंग को उड़ाना, मिसाइलों से तो वो उड़ी नहीं है, यानी वो इस तरह का कोई मिसाइल हो, या तो आप कहें ना कि एयर स्ट्राइक किया, इतना खतरनाक मिसाइल मारा है कि पूरी बिल्डिंग उड़ा दी है। और वो अभी तक उनके पास नहीं है कि उन्होंने वहां, यानी मौका उनको नहीं मिला। जाहिर सी बात है वो बड़ा एयर स्ट्राइक इसके लिए आपको करना पड़ता है, और एक नहीं कई करने पड़ते।
ये तो ऐसा है कि जमीन में पहले रखे। अब इसके दो ही हल हो सकते हैं या दो ही सिचुएशन है कि जो अब तक समझ आ रही है, वो ये है कि या तो हमास की कुछ सुरंगें थी जो यहां पर जाकर उस बिल्डिंग के नीचे खुलती थी, जहां पर वो चुपके से गए हैं, उन्होंने जाकर डिवाइसेस इतनी ज्यादा लगा दी और फिर उसके बाद बूम, सब तबाह। या फिर ये सूरत हाल थी कि सुरंग पहले से बनी हुई थी या इन्होंने बनाई है सुरंगें, और वो करते करते 20-25 दिन उनको लग गए हैं और वो सुरंगों का नेटवर्क वहां तक ले गए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने मारा है। अब ये जो भी सूरत हाल है इजराइल की है तबाही, और इनको ये समझ नहीं आ रही। एक चीज तो ये होगी। दूसरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए हौसियों के जो चीफ हैं, यानी यमन के जो सारे मामलात को देखने वाले हैं, उन्होंने आकर एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद कुछ गड़बड़ होने वाली है और बड़ी खतरनाक है। देखिए अभी तक आपने देखा तो यमन क्या हमला कर रहा है। यमन अमेरिका के यानी ड्रोन भी उसने गिरा दिया है, अमेरिका के डिस्ट्रॉयर को भी तबाह कर लिया है। क्या हमला कर रहा है कि वो यानी किसी ना किसी तरह जाकर मिसाइल मारता है, ड्रोन मारता है। समंदर से भी ड्रोन मारे हैं, उसे फिजा से भी मारे हैं, और गालिबन 2-3 सूरत हाल ऐसी हुई है कि जर्मनी का एक मिसाइल जो था, यानी वो अमेरिका के ड्रोन को जाकर हिट करने लगा था। ये भी हमने देख लिया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी देख लिया, इनके शिप तबाह होते हुए भी देख लिए, डिस्ट्रॉयर भी तबाह होते हुए देख लिए। ये सारी सूरत हाल देखी। और हमने एक और बड़ी मजेदार चीज देखी, जिन दिनों पाकिस्तान के इलेक्शंस हो रहे थे उन दिनों में 7 कुछ दिन का एक गैप आता है जिसमें यमन को इतना बड़ा कोई हमला नहीं किया, और सारे बड़े हैरान थे कि ये चल क्या रहा है, क्या वो बात। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर हमले शुरू किए। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अब वो सरप्राइज क्या देने जा रहे हैं। देखिए अगर तो आपने वही मिसाइल मार रहे हैं समंदरों में, या आपने फिजा में मार रहे हैं, या आपने अमेरिका का जहाज तबाह करना है या कुछ करना है, तो फिर तो वो कोई सरप्राइज और हाँ ये कह सकते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी बड़ी है। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो यमन ने जो बात कही है वो पूरी करके दिखाई है, और वो क्या कर मारते हैं। यानी ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा था कि हम शिप उड़ाएंगे, उन्होंने कहा था अमेरिका का ड्रोन उड़ाएंगे, अमेरिका के जहाज भी, और सारी चीजें वो जो कुछ कह रहे थे किए। अब वो क्या सूरत हाल हो सकती है। देखिए अमेरिका की फौजों से ज्यादा इजराइल की फौजें अलर्ट है। अब आप सोचें कि हौसियों का मामला क्या है, खतरा अब एक है। देखिए जो इत्तलात इनको मौसूल हो रही है उनके मुताबिक इनको ये लगा है कि ईरान ने बड़े पैमाने पर स्पेयर पार्ट्स भेजे हैं मिसाइलों के और दूसरी चीजों के, और वो यमन पहुंच गए, असम्बल वो जाकर यमन हुए। और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि जो मिसाइल ईरान ने मारे थे इराक के अंदर, शाम के अंदर, उससे ज्यादा खतरनाक स्ट्राइक अब यमन करने वाला है इजराइल के ऊपर। अभी तक वो जो हमला कर रहे हैं, सरप्राइज एक ये हो सकता है, आगे भी चलकर बताते हैं मजीद क्या सरप्राइज हो सकते हैं। अभी तक को सूरत हाल आपको जो देखने को मिल रही है वो बड़ी अजीबो गरीब है कि उसमें वो इलाज शहर के ऊपर हमला करे, जिसको वो उमेर रश कहते हैं, वो इलाके पर हमला करे जैसे पूरी इंडस्ट्री उनकी तबाह हो गई है, टूरिज्म है। जैसे आप अंदाजा कर ले कि अगर हमारा गवादर कभी फाल हो जाता, खैर वो तो जो सूरत हाल हो आप सबको पता ही है, लेकिन उनकी तो खैर बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह न्यूयॉर्क है या जिस तरह दुनिया का भाई खूबसूरत तरीन इलाका है, वहां पर जाकर मिसाइल लगते रहे। लेकिन ऐसा मिसाइल जो जाकर डिमोना को हिट कर दे, क्या अब ये मिसाइल फायर करने वाला है? देखिए यमन का जहां तक मामला है, यमन एक ऐसा मुल्क है जो ईरान से भी ज्यादा करेज रखता है, जो चाइना से भी ज्यादा करेज रखता है, किसी भी मुस्लिम कंट्री से ज्यादा ताकतवर है। वो नॉर्थ कोरिया का भी बाप है। यानी करेज के मामले में शायद अब तक का हम देखें तो अफगान तालिबान की एक अपनी स्ट्रेटेजी थी, हम कंपेयर नहीं कर सकते कि उन दोनों में से वो बेहतर है, क्योंकि उन्होंने अपनी कैपेसिटी में हमले किए थे, ये अपनी कैपेसिटी में करें। इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल में देखें तो दुनिया में अगर कोई बहादुर और ताकत रखने वाला मुल्क है, आप भूल जाएं टेक्नोलॉजी क्या है, तो वो यमन है। अब खतरा ये है कि प्रॉब्लम उनको ये है कि इस दफा जो स्ट्राइक होने वाला है वो डायरेक्टली तेल अवीव पर स्ट्राइक हो सकता है, और तेल अवीव पर जो स्ट्राइक हो सकता है वो इस तरह का हो सकता है कि मिसाइल सीधा जाए और जाकर वहां पर हिट कर दे। अब सवाल ये है कि क्या वो सऊदीया की एयर स्पेस से जाएगा, ये अब देखने वाला मामला होगा कि कहां से जाता है कहां से नहीं जाता। लेकिन एक ख्याल ये है कि अब वो डायरेक्टली तेल अवीव पर हमला करेंगे या वो डिमोना को हिट करने की कोशिश करेंगे।
असल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ईरान को अब ये बात पता है कि इजराइल एक अमेरिका के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान कर रहा है हमले का। और आप हैरान होंगे कि वो हमला किस पर करने जा रहा है। वो हमला यमन पर नहीं करने का प्लान कर रहा है, वो ईरान पर हमला करने का प्लान कर रहा है। क्योंकि ईरान एटमी कुव्वत तकरीबन बन चुका है, उसने टेस्ट करना है, ऐलान करना है, तो इन्होंने उसको मारना है जो मर्जी हो जाए। तो लिहाजा अब प्लान ये है कि इनका अभी तक की सूरत हाल ये है कि इसराइल ने अब इस जंग को चूंकि अब सरहदों के बाहर ले गया है, अब वो लड़ाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और गालिबन खतरा ये है कि उधर यूक्रेन वाले मामले पर रूस तैयार है न्यूक्लियर मारने के लिए। उसने तो कल बुलाकर सारी दुनिया के सामने कह दिया था, यानी आप इमेजिन कर लें, उसके जितने अहम तरीन लोग थे उनको बुलाया उसने कहा देखें ये मारने जा रहे हैं हमें, 50 ममालिक, मेरा बटन न्यूक्लियर के ऊपर है हाथ। यानी आप सोच लें कि मैं किसी भी वक्त तबाह कर दूं और ये तबाही जो होगी उसमें हमारा कसूर नहीं, हमने अपने आप को बचाना है, हमने रूसी इक़्तिदार को बचाना है। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला है, जो सूरत हाल पैदा हुई है, वो बड़ी अजीबोगरीब है कि वो सीधा जाकर हिट करेगा उधर, सीधा जाकर अगर उसने तिल अवीव या डिमोना को हिट कर दिया, इजराइल खत्म। इसराइल की ताकत अब तक सिर्फ दो चीजों में है, या तो अमेरिका उसको असला देता है, या अमेरिका के असला देने के बाद इजराइल का अपना एटमी प्रोग्राम है। इजराइल मार खा रहा है। अगर तो यमन ने इस वक्त जाकर वो सरप्राइज दे दिया कि सीधा तिल अवीव या डिमोना को हिट किया, देखिए अमेरिका को वो हिट नहीं कर सकता। दो चीजें समझिए, ये बिल्कुल सादा सी बात है, इसमें कोई यानी डे ड्रीमिंग वाली सूरत हाल नहीं है। इसमें मामला ये है कि अमेरिका की मिलिट्री जो बेसिस है, जो मिडल ईस्ट के अंदर है, सऊदी अरब में हो, बाकी जगह, वहां तो उसने हिट नहीं करना। क्यों? सऊदी अरब से लेकर बाकी ममालिक ने अपनी मिलिट्री बेसिस अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने दी यमन के लिए। तो ये तो 50-50 सूरत हाल भी नहीं हो सकती, ये तो बड़ा क्लियर मैटर है, ना वो करने दे रहे हैं ना वो मारेंगे, तो दोनों का मामला क्लियर है। अमेरिका को वो वैसे ही मारे, उनकी शिप तबाह करे, बरतानिया को वो वैसे ही मारे, व्हाट नेक्स्ट? दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो हिट करेंगे सीधा तिल अवीव को या डिमोना को हिट करेंगे, या वो साइबर हमला इस दफा बड़ा खतरनाक करने वाले हैं, जिससे चाहे तो किसी भी मुल्क का पूरे का पूरा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए, बुरी तरह बिजली चली जाए, प्रोग्राम तबाह हो जाए, सिस्टम उड़ जाए, कुछ हो जाए। या तो ये, या फिर वो इस सारी सूरत हाल में कोई इतना बड़ा हमला करेंगे जो रेडियो वेव्स की फॉर्म में हो सकता है, फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हुए, या फिर वो किसी भी हैवाना सिंड्रोम, तो बड़ी छोटी चीज़ है, कुछ ना कुछ इस तरह का हमला कर सकते हैं ये दो। वरना अब तक की सूरत हाल देखिए केबल्स का जहाँ तक मामला है, केबल्स वाला मामला तो आप सबने देख ही लिया है, वो उसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो उन्होंने कर दिया, उन्होंने धमकी भी दी, ये सारा कुछ वो करते करते आ गए। और बहुत सारी जगहों पर अब जो केबल्स कट रही हैं, ओसियों ने कहा फिलहाल हमने नहीं काटी, यानी वो अमेरिका या कोई और ताकत काट कर। एक और भी बड़ा प्रॉब्लम है कि अब खतरा ये पैदा हुआ है कि होसियों ने बड़ा क्लियर किया मैटर, उन्होंने कहा हम जो भी हमला करेंगे हम बताएंगे। अमेरिका और इसराइल हो सकता है इंडिया या दूसरे ममालिक की केबल्स काट दे और उसके बाद उनका निज़ाम हो जाए धर्म भरम, और नाम वो लगा दे होशियों पर, और उनको कहीं इनके साथ जंग कर लो। जैसे उसने एक टेस्ट किया था इंडिया के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें जो भी हमने देखा है उसके बाद मामलात होते हैं। और एक दफ़ा तो आपको याद होगा इंडिया से आने वाला एक जहाज़ उड़ा दिया था, तो बाद में ईरान का नाम लगाया, ईरान ने कहा जी हमने काम नहीं किया। तो ये भी ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। तो अगर इन्होंने जाकर इन दोनों में से कोई एक काम कर दिया, या कि कोई EMP हमला कर दिया, तो ये तो अमेरिका छोड़े, ये तो पूरी दुनिया हिलकर रह जाएगी। अब इजराइल क्या जवाब देगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि मामला किस जानिब जा रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर एक चीज तो बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है एक चीज, और वो ये है कि इजराइल इस वक्त इस पोजीशन में आ चुका है कि अगर उसने, यानी देखें अगले चंद माह दुनिया के लिए बड़े ही ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा अहम है। आप ये देखें ना, एक तरफ रूस वाला मामला इतना बिगड़ा है कि आपको शायद अगर ये जंग छिड़ गई, तो शायद हम दुनिया में भूल जाएंगे इसराइल की जंग, इंडिया पाकिस्तान की जंग, बहुत सारी जंगें हम भूल जाएंगे। ये बड़ी खतरनाक होगी और ये आपको हमें हर तरह से लपेट में ले लेगी, और इतनी खतरनाक होगी कि शायद उसके बाद ठीक होते होते चीज़ों को 4-5 दहाइयाँ लग जाए, यानी 40-50 साल लग जाए, इतनी तबाही हो सकती है। सो इस सारे मामले के अंदर इसराइल के ऊपर अगर ये हमला कर देते हैं तो आप ये समझिएगा
फिर यमन एक ऐसा मुल्क है जो कई मामलात में ईरान के कंट्रोल में भी नहीं रहता, ये ध्यान में रखिएगा। यानी अगर हम छोटी सी मिसाल समझना चाहते हैं, ईरान की बड़ी ही अच्छी यारी है इंडिया के साथ, पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी है, ये बात समझिएगा। इंडिया से उनकी बड़ी यारी है। इंडिया ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि देखिए हम आपसे तेल लेते हैं, बड़े मामला तय करते हैं और ईरान के बड़े ताल्लुकात हैं, आप ये काम करें उन्हें कि यार हमारे शिप तबाह ना करें। अब ईरान ने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार नहीं किया। ईरान ने कहा कि ठीक है हम बात करते हैं, बाकी जो आ रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार। उन्होंने हौसियों से बात की, उन्होंने कहा देखिए हमने उनको कहा है, वो कहता है जी नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंट कंट्री है फलाना, ये असर और रसूख बहुत ज़्यादा है। तो सोचे बहुत सारे मामला में वो इनको भी नहीं देखते। अगर ईरान ने इनको दे दिया और उन्होंने हिट कर दिया जाकर, तो गेम इज ओवर फॉर इजराइल। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।